सऊदी अरब और खलीजी ममालिक की बुनियादी तरजीह उनका माशी विजन मसलन विजन 2023 है। क्या खलीजी ममालिक इस बार अमरीका और ईरान की इस जंग में मुकम्मल तौर पर वाशिंगटन का साथ देंगे या वो अपने माशी मफादात और इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए ईरान से पसे पर्दा मुज़ाकरात का रास्ता भी चुनेंगे? आपको क्या लगता है किस तरह से वो बैलेंस आउट करेंगे इस पूरी सिचुएशन को? इसका देखिए पार्शियल जवाब तो मैंने पहले दे दिया है कि इस रिएक्शन डलमा तो है इन मिडल ईस्ट ममालिक के अंदर कि हाँ, हम अगर अमेरिका के साथ अलायंस रखते हैं तो ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे और हम लेबल किए जाएंगे कि हमारा यहाँ प्रो अमेरिका यहाँ पे हुकूमतें हैं या प्रो अमेरिका पॉलिसीज हैं। वो भी खतरा नहीं मोल लेते। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट ये मुल्क ये भी समझते हैं कि अगर अमेरिका अधूरा छोड़कर चला गया ये ऑपरेशन अरब मुल्कों के पॉइंट ऑफ व्यू से और ईरान इतना ही मजबूत रहा तो उनको ये भी शक है कि ईरान आइंदा आने वाले वक्तों में उनको बुली करेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर थ्रेट करेगा या केस टू केस स्ट्राइक कर सकता है। तो आई थिंक वो बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, जिस पे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि वो अलायंसेस अपनी जगह है, लेकिन ईरान को ये जो गैप हुआ है ट्रस्ट का वो ब्रिज करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है ईरान इसलिए एस्केलेट कर रहा है और हर आने वाले बहरी जहाज को हिट कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने देखिए इस वक्त ये क्या किया है कि जो इस सीज फायर होने के बाद जो अमेरिका की पॉलिसी थी उससे ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन ईरान और अमेरिका बढ़ा है। क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने पहले बात की एमओयू के साइन होने के बाद कि मैं कंपनसेशन या डेवलपमेंट के लिए 36 बिलियन दूंगा, फिर उन्होंने कहा हम 24 बिलियन दूंगा, फिर 12 बिलियन दूंगा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कोई बात ही नहीं की और ना मैंने देना। ये ट्रस्ट डेफिसिट नंबर वन। दूसरा ट्रस्ट डेफिसिट आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और जेडी वैंस ने अपने अलग-अलग बयानों में ये कहा था कि ईरान अगर मिसाइल रखता है तो हमें कैसे मना करें, जब दूसरे ममालिक भी रखते हैं तो हम इनको मना नहीं कर सकते। जिससे ईरान को तो खुशी हुई होगी कि हमारी लेजिटिमेसी मानी जा रही है। लेकिन उसके फौरन बाद मार्को रूबियो ने कहा कि हम किसी सूरत में मिसाइल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ईरान को नहीं करने देंगे, जिससे ईरान को लगे। ये दूसरा ज़हन में याद रखिएगा। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को डीवैल्यूएट करने के लिए ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका और अरब ममालिक ने ओमान को इनकरेज किया कि वो अपनी कोस्ट से गुजारे बहरी जहाज़ों को गुजारना शुरू कर दे, ताकि ईरान का जो इजारादारी है और लीवरेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। और जितनी कॉम्प्रोमाइज होगी इजारादारी ईरान की, उतना ही उसकी बारगेनिंग चिप जो है या लीवरेज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ईरान ने ये रियलाइज किया कि ये शायद मेरे साथ गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, एक कुछ कहता है और बीच में मेरे खिलाफ ये भी चल रहा है कि ओमान को भी ट्रिगर किया जाए, मुझे पैसे भी ना दिए जाएं। एक कहता है मिसाइल रख सकता है, दूसरा कहता है नहीं रख सकता। अब ऐड दो चीजें और कर लें इसके ऊपर। एक ये ऐड करें कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद नहीं हुए, तो ईरान ने समझा कि ये गुड कॉप बैड कॉप यानी मुझे एंगेज कर लिया, उधर हमले बंद नहीं किए। एक और एलिमेंट दूसरा जो मैं कह रहा था ऐड करें, वो आयतुल्लाह खामनाई का जनाजा था। लाखों और करोड़ों लोग हाजिर हुए जनाजे पर। वहां पे जो फीलिंग थी, जो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, वो ये कह रहा था, और बहुत सारे लोगों को जब इंटरव्यू किया गया तो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे आयतुल्लाह खामनाई की मोहब्बत में कम और अमेरिका और इसराइल की नफरत में ज्यादा आए। जिसका मतलब ये है कि अब मुजतबा खामनाई पर जो नए लीडर हैं उन पर ये ऑब्लिगेशन हो गई कि उन्होंने जज्बात, लोगों के जो इमोशंस हैं, जो नॉर्मल जंग से बढ़कर एक रिवेंज में या एक एंगर में कन्वर्ट हो चुकी है, उसका भी प्रेशर था। तो जिसकी वजह ये सारे अगर मिला ले फैक्टर्स, तो आई थिंक अब आने वाले वक्तों में दोनों साइडें, अमेरिका भी और ईरान भी साबित करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका साबित कर रहा है कि मैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हूं, लेकिन ईरान को पता है कि हम आए दिन इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते। 20,000 टारगेट से इस दफा तबाह हुए हैं। हर 6 महीने, हर 2 साल बाद, 4 साल बाद नया सदर आके हम हमलावर होता है, हम फिर पीछे चले जाते हैं, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली भी और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। तो आई थिंक ईरान भी इसको ऐसा समझ रहा है कि इट्स नाउ और नेवर। सर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका सफारतकारी चाहता है लेकिन ईरान पर दबाव भी बढ़ा रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स सामने है। एक दिफाई माहिर की नजर में क्या अमरीका वाकई ताकत के जरिए ईरान को मुआहदे पर मजबूर कर पाएगा या ये सफारती बयानात सिर्फ खित्ते में जारी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए वक्त हासिल करने की हिकमत अमली है? क्योंकि ये तो हम देख चुके हैं सर कि ये प्रेशर टैक्टिक्स तो काम नहीं दिखा रहे। देखिए दोनों चीजें हैं। अमेरिका चाहता है कि इतना मिलिटरीली उसको दबा दे कि ईरान कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन ईरान को भी ये पता है कि जो रनिंग आउट है ना, जो टाइम हाथ से निकल रहा है, वो अमेरिका के और नेतन्याहू के ज्यादा जल्दी से हाथ से निकल रहा है। जैसे 2 महीने बाद नेतन्याहू के इलेक्शन है वहां पे इसराइल में, वो आप देख लें। नंबर 2 आप देखें कि उसके बाद टाइम इसलिए रन आउट कर रहा है कि इलेक्शन आया खड़ा है अमेरिका में, उसके बाद नवंबर में फिर ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, फिर मोस्ट अनपॉपुलर जंग है, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी अप्रूवल रेटिंग कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो ईरान को ये पता है कि ज्यादा जो सेंसिटिविटी है प्रेसिडेंट ट्रंप की,
वो अमेरिका की हुकूमत की और प्रेसिडेंट ट्रंप की ज्यादा है ईरान की निस्बत, क्योंकि ईरान के पास जो तबाह करवा चुका है, बहुत कुछ बचा ही नहीं है तबाह करवाने के लिए, अब तो सारी डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो आई थिंक ईरान ये समझता है कि जितना मैं ड्रॉ करूंगा जंग को लंबा, अक्टूबर में और फिर नवंबर में, तो वो समझता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों मुल्कों की, इसराइल और अमेरिका की, इससे एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि जब जंग होगी, टेक होम ट्रॉफी कोई नहीं होगी, तो लोग इलेक्शन में इनको कबूल नहीं करेंगे। तो ईरान की स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द एक कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलवाए और एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर अमेरिका के लोगों को दिखा सके कि मैंने तो जीत लिया जंग। दोनों इस वक्त ऑप्टिक्स की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका की मिलिट्री ऑप्शंस की भी लिमिटेशन है, इसीलिए मैंने कहा कि वो भी, उनके पास भी टाइम बड़ा कम है, वेपन भी बुरी तरह डिप्लीट हो रहे हैं उनके अगेंस्ट, और जाहिर है जो एयर डिफेंस का मैकेनिज्म है वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो मेरा ख्याल है अमेरिका भी बहुत प्रोलॉन्ग जंग नहीं चाहता। सर, अमेरिका और दीगर ममालिक ने खित्ते की फिजाई और बहरी आमदोरफ्त से मुतालिक सफरी इंतबा जारी किए हैं। क्या तजारती, एविएशन और बहरी नकलो हमल में लटकती ये तलवार खित्ते की सियाहत, एविएशन इंडस्ट्री और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को तवील मुद्दती नुकसान पहुंचा सकती है? नुकसान तो काफी हद तक पहुंच चुका है। ये देखिए, अभी जो टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है, जो बहुत ज्यादा यहाँ होटल बिजनेसेस थे, इन्वेस्टमेंट थी, वो तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है। और खासतौर पर ये एस्केलेशन होती रही और ईरान एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करता रहा, तो पहले ही हम देख रहे हैं कि एयरलाइन इंडस्ट्री बैठ गई, होटल है, टूरिज्म है, सारे कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तो आने वाले वक्तों में डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव हासिल करता है, या ईरान इस हद तक अमेरिका के लिए जंग महंगी कर देता है और उनके पास टाइम कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट कर देता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर हो जाए। तो ये सारे तो एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर सफर कर रहे हैं जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं। जाहिर है उन्होंने डायरेक्ट जंग में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन क्योंकि खत्ते में हो रही है, क्योंकि अमेरिका एलाई था इनका और ये अमेरिका के एलाई थे, तो उनकी कीमत देनी पड़ रही है। तो मेरा ख्याल आने वाले वक्तों में डिपेंड करेगा कि और ज्यादा एस्केलेट ना हो, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है। सर, चीन खलीजी ममालिक और ईरान दोनों से बड़े पैमाने पर तेल खरीदता है और बहरा अहमर उसकी आलमी तजारत का अहम हिस्सा है। क्या बीजिंग इस बहरान को हल करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालने की सलाहियत रखता है, या कोई ऐसी कोशिश करेगा, या वो अमेरिका को इस दलदल में मजीद धंसतावा देकर खामोश तमाशाई बना रहेगा? मेरा ख्याल है अमेरिका का और चीन का, ये मैं पहले भी एक दफा आपके प्रोग्राम में कहा था कि देखिए, चीन का इंटरेस्ट इस वक्त अपने ऑयल की सप्लाई नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व इस वक्त चीन के पास है, नंबर वन। सबसे ज्यादा कम फिक्र इस वक्त ऑयल शॉर्टेजेस की ईरान से, वो क्योंकि तेल लेता है 1.38 बिलियन बैरल रोजाना लेता है, जो ईरान की तकरीबन 90% एक्सपोर्ट है। 13% सिर्फ चीन अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करता है जितना वो ईरान से लेता है। लेकिन चीन और ज्यादा डिपेंडेंट बाकी मुल्कों से भी लेता है और सबसे ज्यादा रिजर्वायर भी उसके पास है, इसलिए आपने देखा। और दूसरा, वो चाहता है कि अमेरिका डिप्लीट हो वेपन वाइज, ओनली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल या मिलिट्री की बात, इसी पे मैं फोकस कर रहा हूँ। ईरान के जंग के अंदर एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे आपने देखा कि जितने वेपन्स ईरान पर फायर किए गए हैं, वो अमेरिका की डेटरेंस कॉम्प्रोमाइज हुई है। और डेटरेंस कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि जो उसने थ्रेट चाइना को करना था ताइवान के मौजू पर, वो नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि विंडो ऑफ वनरेबिलिटी अमेरिका ने अपने लिए खुद खोल दी है। ऐसी जंग नहीं जो अमेरिका पर मुसल्लत की गई, ऐसी जंग जो अमेरिका ने खुद किसी मुल्क पर मुसल्लत की और अपने लिए एक कमजोरी की, जिसको कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी दे दी ईरान को भी और चाइना को भी।